आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर है चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑन ग्रुप्स। एक्चुअली ये बीएससी 2 में आपने अलजेब्रा पढ़ी थी, जिसमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, ये सब का स्टडी किया, ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, रिंग थ्योरी, फील्ड। तो ये ओवरऑल जितना भी बीएससी 2 में आपका पढ़ा गया उसको यहाँ पर 2 से 3 पेजेस में कोशिश की गई है कि कॉन्साइज कर दिया जाए, तो उसका रिवीजन है सो दैट कि अगले चैप्टर से आप बेहतरी से कर पाएंगे। ठीक, तो जैसे ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन सबको पता भी है, एक रिवीजन हो जाए कि ये नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन जी इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अगर ये एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनमें से कौन सा है? जैसे कि है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, नॉन एम्प्टी सेट जी है, उसमें एलिमेंट ए बी सी है, और ऑपरेशन मान लीजिए आपने एक एस्ट्रिक ले रखा है, और आप ए ऑपरेशन बी करें और ये एलिमेंट ए ऑपरेशन भी यूनिक हो और जी में ही बिलोंग भी कर जाए। ठीक है, यानी एलिमेंट जी के 2 लिए भी जाएंगे और जो तीसरा एलिमेंट आपका ऑपरेट होने के बाद आएगा ए ऑपरेशन बी। ठीक है, ऑपरेट कर दिया आपने ऑपरेशन से, वो भी जी में, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी ये कहेंगे कि दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड इन जी, क्लोज्ड है उसमें। ठीक, और ये बाइनरी भी कहते हैं। इफ एस्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन जी, ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स जी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग जी एंड आल्सो ए एस्ट्रिक बी इज यूनिक। यहाँ एक होना चाहिए, एक लाइन और जुड़ सकती है कि आल्सो ए एस्ट्रिक बी इज यूनिक, तभी बाइनरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि जब ऑपरेशन एस्ट्रिक आप ले रहे हैं तो ए ऑपरेशन बी कर दें, फिर उसके बाद सी से ऑपरेट करें, और यहाँ पर पहले बी ऑपरेशन सी लगा दें, बाद में ए से ऑपरेट करें, लेकिन दोनों आपस में इक्वल हो जाए। द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज सेड टू बी एसोसिएटिव अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है आपकी। और एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग जी सच दैट ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, पर में स्प्रिंट है, इज इक्वल टू ए आ जाए आपका फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी। तो इस एलिमेंट ई को कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी ये बिलोंग करनी चाहिए जी में। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इफ फॉर ईच ए बिलोंगिंग जी देयर इज एन एलिमेंट ए इनवर्स, एक्चुअली में इसको लिखना है, इनको ऐसे बी चाहिए बेसिकली जो हम लोग करते हैं, तो बी बिलोंगिंग जी। ठीक है, या अगर ए इनवर्स डायरेक्टली लेके चल रहे हैं, 2 डेफिनेशन है इसकी। एलिमेंट बी सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ई, तो बी को हम क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ जो आपका डेफिनेशन लिखी बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट हो गया ए इनवर्स, दैट इज वाई यहाँ पर लिखा जा रहा है ए एस्ट्रिक ए इनवर्स एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू। तो दोनों बातें ठीक है, यहाँ चाहे तो बी लिख लीजिए, चाहे ए इनवर्स लिख लीजिए, एक ही चीज है वो। ठीक, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्ट्रिक, वी ऑलवेज से दैट जी एस्ट्रिक इज ए ग्रुप। यानी अगर ये 4 एक्सियम्स आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं अंडर द ऑपरेशन एस्ट्रिक विद नॉन एम्प्टी सेट जी, तब हम बोलेंगे कि हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर है, ग्रुप है, जी कॉमा एस्ट्रिक इज ए ग्रुप। अभी इसमें एक ऑपरेशन का डिस्कशन नहीं किया हम लोगों ने, और वो है लॉ ऑफ कम्यूटिविटी, या कम्यूटेटिव ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। देखिए, एलिमेंट नहीं कम्यूटेटिव होते हैं, ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा कि एसोसिएटिव के केस में भी हमारे पास ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं एसोसिएटिव होते हैं। और कम्यूटिविटी में भी हमारा ऑपरेशन ही एसोसिएटिव, वो कम्यूट करता है, इसलिए बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो एक ग्रुप G comma asterisk is called abeli or commutative group if A asterisk B is equal to B asterisk A for every AB belonging G, यानी कि लॉ ऑफ कम्यूटिविटी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है इन G। तो ग्रुप तो पहले ही हो चुका है, अगर उसने G1 G2 G3 G4 को सेटिस्फाई कर दिया है आपके एक्सियम्स को, और एक और एड ऑन हो जाने से ये आपका बन जाता है एबेली ग्रुप। अब आते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स, जनरली आपने पढ़ ही रखा है। द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Z comma plus Q comma plus R plus C plus are all commutative groups under addition। ये आपको याद रखना है कि ये सब कम्यूटेटिव ग्रुप्स होते हैं अंडर एडिशन। इसमें से एडिशन का बात चल रही है, इसलिए जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। एक्चुअली में इनवर्स की जगह यहाँ पर एडिटिव भी लिख सकते थे ये, और लिखना भी चाहिए। ठीक है, additive, right?
एडिटिव इनवर्स होगा ये आपका जाकर माइनस ए। क्यों? क्योंकि अगर आप ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी जीरो मिल जाएगी, जीरो इज आइडेंटिटी, राइट। अब अगर देखें नॉन जीरो एलिमेंट्स लीजिए, क्यों जीरो मतलब हुआ कि जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। और जीरो को एक्सक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, 1/0 हो जाएगा जो कि इंफिनिटी हो जाएगा। तो क्यू जीरो कॉमा डॉट, आर जीरो कॉमा डॉट, सी जीरो कॉमा डॉट आर कम्यूटेटिव ग्रुप्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव ग्रुप होते हैं आपके, ठीक, in which one is the identity element and 1/a is inverse of a, करेक्ट। ठीक, ये आपको सब याद रखना है कि रिवीजन है आपका, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने ग्रुप थ्योरी में बीएससी 2 में सब पढ़ रखा है, ठीक। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद मैट्रिक्स एडिशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। यानी अगर m क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है, यानी जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर है m क्रॉस n, उनका कलेक्शन कर लिया जाए तो विद मैट्रिक्स एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी अगर मैट्रिक्स का सेट आप m से डिनोट करें जिसमें m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी और एडिशन का सिंबल लिया जाए हमारे पास, जोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स एडिशन। एक्चुअली जो ऊपर लेते हैं नंबर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन भी कई तरह का होता है। तो जब मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स एडिशन है। एज ए बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ग्रुप, तो ये आपका एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है, ठीक। द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड, देखिए नल मैट्रिक्स इज द, यानी इसमें जो नल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 0, ये तो हम खैर 3x3 की लिख रहे हैं, वहां पर m क्रॉस n की बात हो रही है। तो नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, कैसी है? एडिटिव आइडेंटिटी है, या केवल आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए, ठीक। द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी। नॉन सिंगुलर मतलब जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, जिनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो ना हो रही हो, ठीक है। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n है, राइट, तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन ले मल्टीप्लिकेशन का, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर matrices of order n with matrix multiplication as a binary composition is a group which is not commutative। हाँ, लेकिन ग्रुप तो बनाएगा लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा आपका ये। द मैट्रिक्स, द यूनिट मैट्रिक्स, the unit matrix is the identity element and inverse of matrix A is a की पावर -1, a की पावर -1 जो होगा इसका इनवर्स हो जाएगा। बात करें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स की, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप किसे कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो सेट में तो फाइनाइट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। A group G, * is called a finite or infinite group according as the number of elements in G is finite or infinite। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसकी बात कर रहे हैं? G में जितने एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 - 1 - I इज ए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, राइट। तो ये फाइनाइट ग्रुप है। और अगर इनफाइनाइट की बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होगा, I, प्लस का जो ग्रुप बनाते हैं ये एडिटिव ग्रुप होता है, जो कि अवेली ग्रुप भी है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है I में एलिमेंट्स है 0 + -1 + -2, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में जी, सेट जी में कितने हैं इस ग्रुप में। ग्रुप तो सेट जी से ही बनेगा आपका। तो जैसे कि इनफाइनाइट है तो उसको ऑर्डर 0 भी कह सकते हैं, या इनफाइनाइट ऑर्डर का, जैसे यहाँ पर आई में इनफाइनाइट ऑर्डर है 0। लेकिन अगर आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है जी इज इक्वल टू 1 - 1 आई और -i, तो इसमें 4 एलिमेंट है तो ये 4 ऑर्डर का ग्रुप कहलाएगा आपका। The number of elements in a group G, * is defined as the order of a group and is denoted by O। O ये जो स्टैंड कर रहा है ऑर्डर के लिए, ये कैपिटल O है और फिर यहाँ पर आपका G लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ G, ठीक। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज यानी जो आपने अभी तक थ्योरम्स के फॉर्म में सब स्टडी किया हुआ है, तो जितनी थ्योरम्स थी वो प्रॉपर्टीज ही है। जैसे कि थोड़ी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं जो थ्योरी में मेन है। इफ G इज ए ग्रुप देन द आइडेंटिटी एलिमेंट E ऑफ G इज यूनिक, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में एक होती है, दो नहीं हो सकती, ठीक। एवरी एलिमेंट A हैज ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट्स इन G, यानी इनवर्स एलिमेंट जो एक होगा, एक एलिमेंट का एक होगा, एक के दो नहीं हो सकते, ठीक। अगर कोई एलिमेंट A G में बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो फिर वापस A मिल जाएगा।
फॉर ऑल एबीसी, एबीसी के दो ही लेना चाहिए यहाँ पर, ए बी बिलोंगिंग जी, दो बिलोंग करें तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ। जैसे मैट्रिक्स में होता है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। एज वेल एज कैंसिलेशन लॉ भी लगता है, द लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन जी फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग जी। वी हैव a dot b is equal to a dot c, a cancel, b is equal to c, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। p dot a is equal to c dot a, पता लगा a कैंसिल कर दिया आपने, तो दिस ये बाकायदा प्रूफ होता है आपका, प्रूफ करके कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इन्हें याद रखना है सब प्रॉपर्टीज आपको। For every ABC belonging to the linear equations ax is equal to b, y equal to b have a unique solutions in G। इनका मतलब है जो x और y की वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने पर, a और b कहाँ का है, G का एलिमेंट है, तो x y भी G में ही बिलोंग करेगा। हैज यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब हुआ कि जो x y की वैल्यू है वो भी G में बिलोंग करती है, और a b तो ऑलरेडी कहाँ है, G, क्योंकि x y अननोन है, बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में करता ही करता है ये बिलोंग सोल्यूशन का। ठीक। रेजिड्यू और मॉडुलो सिस्टम क्या होता है, मॉडुलो सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो कभी तो इस तरीके से होता है, जैसे हमने मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, शायद मुझे लग रहा है कि मॉडुलो यहाँ बताया भी गया है, पहले हम आपको मॉडुलो बता ही देते हैं यहाँ पर। द सेट ZM 0 1 2 3 M minus 1 is called as the set of integers modulo M or the set of integers residue M। रेजिड्यू मींस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है, बच जाता है जो। द ऑपरेशंस एडिशन मॉडुलो m एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m फॉर a fixed positive integer n are denoted by plus nn। यानी अगर ये देखें कहीं कहीं m भी लेते हैं, कभी कभी n ले लेते हैं, तो चाहे आप इसको n से डिनोट कर दीजिए, ये वो एडिटिव मॉडुलो, और मल्टीप्लाई n तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n। अब ये वर्किंग कैसे होती है इसकी, अगर हम इसकी एडिशन मॉडुलो में जाएं तो बेसिकली देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिएगा ध्यान से, लेट a and b be any two integers, दो इंटीजर लिए, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो m इज डिफाइंड एज a प्लस, यानी a एडिशन मॉडुलो m प्लस b r, यानी r आ जाता है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए, a एडिशन मॉडुलो m b इक्वल टू r। एक्चुअली r जो है ये आपका जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी ना है आपका, और ये लेस देन m होगा। एक्चुअली में इसमें नॉर्मल तरीके से a और b जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे और m से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो r यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो वेयर r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो आ सकता है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। फॉर एग्जांपल 7 प्लस 3 हुआ 10, 6 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। सिमिलरली आपने 13 प्लस 5 के 18 हुआ 0, तो 3 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 13 प्लस 5 when divided by 3 leaves 0 as the least non-negative remainder। When a and b are two integers such that a minus b is divisible by positive integer m, we write a equivalent to b। यानी कि वो इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप, कि आपने डिवाइड किया और उसका जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू बी की लिख सकते हैं, विच इज रेड एज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m। फॉर एग्जांपल 13 जो है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 इज डिविजिबल बाई 10, अगर उसका जो डिफरेंस है वो डिविजिबल है, देख रहे हैं 13 माइनस 3 आया 10 और 10 5 से डिविजिबल है, तो 13 जो है वो आपका इक्विवेलेंट हो गया इसके, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, विच इज रेड एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, राइट, और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में, इफ सिमिलर है उसी के, इफ a b are any two integers then multiplication modulo m is defined a multiplication modulo b equal to r, where r is the least non-negative remainder when a multiplied b is divided by m। for example 6 to the 12 और 7 से आप डिवाइड करते हो 5 रिमाइंडर आएगा। it can be easily shown a congruent to b mod m, right, then ac is equal to bcm। ये आई थिंक ये एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है इसमें, फिलहाल आप इसको देखिए, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड अंडर m, राइट, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, एक बार चीज और बता दें, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये इसका मीनिंग क्लियर कर दें आपको। देखिए a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो mc, b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो c, एक्चुअली में a कॉन्ग्रुएंट है किसके, b के, तो जब आप a को c से मल्टीप्लाई करेंगे
और बी को भी सी से करेंगे, दोनों ही सी से मल्टीप्लाई होंगे और मॉडुलो m लगाएंगे तो रिमाइंडर दोनों तरफ सेम आएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल में देखिए, द सेट G0 1 2 3 इज ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो 4। इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है। अब आते हैं हम सब ग्रुप्स में। सब ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है और इसका रिवीजन है यहाँ पर हमारे पास। सब ग्रुप्स किसे कहते हैं? वैसे तो आपको डेफिनेशन याद होगी कि एक नॉन एम्प्टी सेट H होता है किसका? G का, विच इज इटसेल्फ ए ग्रुप स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन डिफाइंड इन G। ठीक, G एक ग्रुप स्ट्रक्चर होता है और इसमें एलिमेंट्स होंगे और H जो है उसमें भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन H कंटेंट होगा G में, यानी H के सारे एलिमेंट कहां से आए होंगे? G से आए होंगे। ठीक, सब ग्रुप। If H is a subset of a group G closed under the group operation of G. If H is a subset of a group G closed under the group operation of G, and if H is itself closed है मतलब बाइनरी प्रॉपर्टी लग रही है, and if H is itself a group under the operation defined in G, then H is called a subgroup of G. ठीक, यानी H को भी ग्रुप स्ट्रक्चर होना है अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन G, then H is called a subgroup of G. इसीलिए तो इसको कहते हैं सब ग्रुप ऑफ जी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट भी जी से और ऑपरेशन भी जी का। अगर ऑपरेशन बदल जाएगा तो फिर सब ग्रुप ऑफ जी थोड़ी हो पाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसकी थ्योरम्स जो डायरेक्ट लिखी गई हैं, इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड द ग्रुप जी आर सब एंड जी, सेंटेंस गलत है, इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई and the group G are subgroups of G। नहीं, यहाँ होना चाहिए इट इज क्लियर आइडेंटिटी एलिमेंट E of H is same as in G। बेसिकली यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आइडेंटिटी H की है E, तो वो आइडेंटिटी G में भी रही, ऑपरेशन सेम है ना, इसलिए आइडेंटिटी भी सेम रहेगी। आइडेंटिटी इन H एंड आइडेंटिटी इन G आर सेम, आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस सही कर लीजिएगा इसको। These are called improper subgroups and any subgroup distinct from E and G will call the। अच्छा, एक्चुअली आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट E एंड द ग्रुप G आर सबग्रुप्स ऑफ G। बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं। हमको ये लगा कि यहाँ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्लियर कर रहे हैं, नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत कुछ है एक्चुअली में। इसमें ये बता रहे हैं कि इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट E एंड द ग्रुप G आर सबग्रुप्स ऑफ G। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि दो सब ग्रुप तो जी के हमेशा होते ही है, ये कंसेप्ट है यहाँ पर। दो कौन कौन से? एक ऐसा जिसमें आइडेंटिटी अलोन हो और H इज इक्वल टू G। दो सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के होते ही होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये लिख रहे हैं कि दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जिस सेट में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ग्रुप पूरा पूरा ग्रुप, ये हमेशा सब ग्रुप होते हैं। इनका नाम होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, और ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं। and any subgroup distinct from E and G, यानी अदर सबग्रुप्स, इन दोनों को छोड़ करके, will be called a proper subgroup। इन दोनों को छोड़ करके, यानी ऐसा कोई सबग्रुप जिसमें आइडेंटिटी से ज्यादा एलिमेंट हो, यानी जिसका ऑर्डर कम से कम 2 हो, 2 हो, लेकिन ग्रुप के बराबर ना हो, ऑर्डर ऑफ H लेस देन ऑर्डर ऑफ G होना चाहिए। तो ये तो बहुत से हो सकते हैं, ग्रुप पर डिपेंड करेगा, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, the additive group of even integers is a proper subgroup of the additive group of all integers। यानी कि जो ग्रुप है आपका इवन इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स का जो ग्रुप बनेगा तो वो IE कॉमा प्लस, और ये सब ग्रुप होगा किसका? I कॉमा प्लस का, I कॉमा प्लस का ये सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, IE कॉमा प्लस। तो याद रखिएगा, अब कुछ नोट है, आई थिंक वही प्रॉपर्टीज है। इफ H is a subgroup of group G and A belonging H, the identity E of H is same as the identity of G। हाँ, जो मैं पहले ऊपर समझ के लिख रहा था वो यहाँ पर आ गया है। एक्चुअली हमें थ्योरम्स याद है सब, तो सेंटेंस मिलते ही लगता है कि वही बात कही जा रही है। तो जो थ्योरम्स हम कहना चाह रहे थे ऊपर, वो यहाँ लिखा है। द आइडेंटिटी एलिमेंट E of H is same as the identity of G। The inverse of A in H is same as the inverse of A in G। यानी कि जैसे कोई एलिमेंट A है H में, तो उसका A इनवर्स है, तो A G में भी रहा होगा और उसका इनवर्स A इनवर्स रहा होगा। यानी H में जो
एलिमेंट है उसका इनवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, रिस्पेक्टिव है, वही जी में जाकर के उसका बन जाएगा और रहा ही होगा। ये जी तो हमारा पैरेंटल सेट है। एक थ्योरम है इसमें, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप if and only if for a comma b belonging h we have a b inverse belongs to it। इसे क्राइटेरिया ऑफ द सब ग्रुप कहते हैं। बीएससी 2 में आपने पढ़ा है क्राइटेरिया ऑफ द सब ग्रुप, यानी प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी हैं उनको हम, जैसे मान लीजिए कोई सब ग्रुप प्रूफ करना है तो फिर 4 एक्सियम सेटिस्फाई करने पड़ेंगे हमको एज पर डेफिनेशन। लेकिन इस क्राइटेरिया के होने से क्या होता है कि केवल आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये याद रखिएगा। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप। यानी दो सब ग्रुप का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, मान लीजिए दो सब ग्रुप है, एक H1 है और एक H2 है, और इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर एक सेट बन के आएगा, जो भी सेट में एलिमेंट्स हो, और वो सबसेट भी होगा किसका, जी का। तो ये हमेशा सब ग्रुप होता है, ये थ्योरम से प्रूफ की गई है। The union of two subgroups of a group G not necessarily a subgroup, यानी अगर दो सबग्रुप्स का आप यूनियन ले लें तो सबग्रुप बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं, बीएससी 2 के आप वीडियोस देखिए, उनके लेक्चर्स देखिए, तो उसमें सब एक एक चीज आपको एक्सप्लेन्ड मिलेगी। बस यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टीज को याद करना है कि आगे की स्टडी आप थ्योरम से कर सकें। द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सबग्रुप if and only if one is contained in the other। हाँ, अभी बताया है कि यूनियन ऑफ टू सबग्रुप कब बन सकता है, बन सकता है अगर एक H1 कंटेंट हो जाए H2 में, या H2 कंटेंट हो जाए H1 में। अगर ऐसा हो जाए तब बनेगा। H1 कंटेंट हो H2 में या H2 कंटेंट हो H1 में, तब तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप का जो है वो, ग्रुप का नहीं एलिमेंट का, ग्रुप का तो हम पीछे बता चुके। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली में एग्जाम्पल से पढ़े हैं आपने जैसे 2 में, लेकिन एक हम यहाँ बताते हैं आपको, g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई और माइनस, ये एक्चुअली लीस्ट पावर होती है। जैसे -1 के पावर कितनी लगाई जाए, लीस्ट 1 लगाएंगे तो -1 आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगी, आइडेंटिटी 1 है यहाँ पर। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 -1 आई माइनस आई। अगर हम -1 की पावर 2 कर दें तो देखो 1 आ जाएगा आपका। 4 पे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि 1 नहीं आएगा, 4 पे भी 1 आएगा, लेकिन 2 जो है लीस्ट है। ठीक है, तो इसी को n इज इक्वल टू 2 ऑर्डर कहेंगे। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एक्चुअल लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e। अब पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। इफ g इज ए ग्रुप एंड a बिलोंग्स g, द ऑर्डर ऑफ a इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a की पावर n is equal to e, यानी a की पावर n क्या होना चाहिए, e आ जाना चाहिए, लीस्ट हो। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। where e is the identity element of g, if no such integer exists we say that a is of infinite order or zero order। अगर ऐसा कोई पावर ना मिले कि आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, या आइडेंटिटी ग्रुप में जोड़ने पर होता है, एक्चुअली ऐड करने पे होता है कि आपने कितने बार जोड़ा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, na इक्वल टू आइडेंटिटी लिखते हैं या 0 लिख देते हैं, ये भी किया जाता है, na इज इक्वल टू 0। यानी ए एलिमेंट को आपने कितने बार ऐड किया कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल गई। अच्छा, इंटीजर्स का सेट में अगर हम जाएं, इंटीजर्स का सेट यानी ग्रुप ले लें, इंटीजर्स का ग्रुप, तो वो ग्रुप हमारा होता है आई कॉमा प्लस। अब इंटीजर को कितने बार जोड़ो कि 0 मिल जाए, 2 को कितने बार ऐड करिए, कभी 0 नहीं मिलेगा। नॉर्मल एडिशन करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, कभी 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि 2 का ऑर्डर नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, 2 का कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हमें कोई आइडेंटिटी मिल ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब कि फिर 0 ऑर्डर का हो गया। ठीक, तो अगर किसी एलिमेंट के साथ ऐसा हो कि आप जोड़ रहे हैं कितने भी बार या पावर लगा रहे हैं और आइडेंटिटी नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि 0 या इनफिनाइट ऑर्डर का। जैसे रेशनल नंबर में भी हो जाता है, रेशनल नंबर अगर नॉन जीरो ले तो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। अब इसमें रेशनल नंबर में हाफ है, हाफ की पावर कितनी लगा दिया जाएगी 1 आ जाए, अल्टीमेटली 0 लगाएंगे तभी तो आएगा। तो रेशनल नंबर में केवल 2 एलिमेंट्स हैं जिनका फाइनाइट ऑर्डर निकलता है, वो भी हमने सेकंड में पढ़ाया आपको, 1 होता है और एक -1 होता है। 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, और -1 जो है इसका ऑर्डर 2 होता है। बस रेशनल नंबर में 2 एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर के सेट में जो ग्रुप बनाता है Q0, इसके जितने एलिमेंट हैं वो सब
इनफाइनाइट ऑर्डर के या जीरो ऑर्डर के कहे जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ग्रुप के ऑर्डर को लेकर के, वो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये सब याद रखने वाली चीजें आपकी आगे जितनी भी थ्योरम्स पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं बीएससी 3 में, उनमें सब यूज होगी ये थ्योरम्स। ठीक, इसलिए इनके रिजल्ट्स आप मेमोराइज कर लेंगे, चाहे तो बीएससी 2 के वीडियोस देख लें और नोट्स देख लें, उनको सब रिवाइज कर लें। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। फोकस करिएगा इस बार भी। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, जैसे 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये फाइनाइट ग्रुप है, तो इसके जितने एलिमेंट हैं इन सबका ऑर्डर फाइनाइट निकलना ही निकलना है, ये थ्योरम्स है। ठीक, हाँ आप कहेंगे सर वो आई कॉमा प्लस में नहीं निकल रहा है, तो आई कॉमा प्लस कौन सा फाइनाइट है? आई कॉमा प्लस हमारा जो ग्रुप है भी, जो हमने यहाँ लिखा, तो ये तो इनफाइनाइट ग्रुप है हमारा, तो इनफाइनाइट की तो कोई गारंटी नहीं, उसमें तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के हो सकते हैं। जैसे क्यू जीरो कॉमा डॉट है, इसमें कहा जाता है कि क्यू जीरो कॉमा डॉट में दो एलिमेंट मिल गए, कौन से, 1 और -1, तो इट मींस a group of infinite order may contain some elements of finite order। यहाँ एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है उसमें भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, कोई जरूरी कि सबका हो। ठीक है, हाँ आइडेंटिटी ग्रुप जैसे आई कॉमा प्लस आपने, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, तो उसका ऑर्डर तो 1 ही होगा। क्लियर, और जितने फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं उनका उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो सबके फाइनाइट होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। इस चीज को मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बीएससी 2 में आपको याद होगा कि ऑर्डर ऑफ आई, अभी तुरंत आप कर लीजिए कितना आता है, 4 आता है। अब इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हुआ, अगर हम ऑर्डर ऑफ आई स्क्वायर निकालना चाहें तो हम क्या पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ -1 तक तो भी आपने प्रूफ किया, यानी एलिमेंट का ऑर्डर 4 और एलिमेंट की पावर जो है आई स्क्वायर उसका ऑर्डर 2, कम है ना। कितनी पावर लगा लीजिए आप, 3 लगाएंगे तो उसका फिर 4 आ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आई की पावर 3 कितना हो जाएगा अगर देखा जाए, ऑर्डर ऑफ आई की पावर 3 अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ ये हो जाएगा -i, और फिर इसकी ऑर्डर 4 होती है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो कैन नॉट एक्सीड, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर थ्योरम ये है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो जो उस एलिमेंट की पावर लगा करके ऑर्डर निकाला जाएगा, एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए जी, ठीक है, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, उसके एक्चुअल ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है द एलिमेंट ए एंड ए इनवर्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम ऑर्डर, यानी द एलिमेंट ए एंड ए इनवर्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम ऑर्डर। दो जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट हुआ और एक उसका इनवर्स हुआ, इनके जो है ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक, अब आते हैं आप साइक्लिक ग्रुप में, कि साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक, तो साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट होता है जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को उसी फॉर्म में लिख सकता है, उस एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे देखिए आप एक यहाँ एग्जांपल देते हैं आपको, 1 - i वाला ये चल रहा था हमारा, इसमें आप चाहें तो देख लें जी, हमारा इसको ऐसे भी लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी आप लिखें आई, फिर आप लिखें आई स्क्वायर, फिर आप लिखें आई क्यूब, फिर आप लिखें आई की पावर 4, इसमें यही चारों एलिमेंट हैं जो ऊपर लिखे। देखिए आई तो आई हो गया, आई स्क्वायर का मतलब -1 हो गया, आई क्यूब का मतलब आई क्यूब मतलब -i हो गया, आई की पावर 4 हो गया आपका 1, आई तो आई था ही। Clear? So means if all the elements of a group G can be expressed as an integral power of an element A, then group G is said to be the cyclic group and the element A is called as a generator, right? तो उसको जनरेटर कहते हैं। अब देखें यहाँ क्या लिखा है, हम आपको बताते हैं। देखिए, if a group G contains an element A such that every element X belonging G, यानी प्रत्येक एलिमेंट G का कैसे लिखा जा सके, is of the form a की पावर m, where m is some integer, इसकी पावर में आ जाए m आपका इंटीजर है, then G is known as cyclic group and called G is generated by A, उस एलिमेंट A से जनरेट होगा जिसके फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, फॉर्म मतलब A की पावर है, एंड वी राइट G, एक ब्रैकेट लगा दिया, ये भी होता है, और जिस तरह भी हमने बताया आपको ऐसे करके भी लगा देते हैं। इन मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन A
ये आपके पास कोई जी है और ए की पावर माइनस ए की पावर माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। इन एडिटिव नोटेशन जोड़ जोड़ के लिखेंगे, माइनस ए माइनस 2 ए माइनस ए जी। इन बोथ केसेस ए इज अ जनरेटर और द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 माइनस 1 आई माइनस आई इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर। आई मैंने नीचे एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि आई की पावर 1 तो आई हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, आई क्यूब माइनस आई हो गया, आई की पावर 4 हो गया। क्लियर? द एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स, अगर इवन इंटीजर का देखा जाए कि ग्रुप है तो उसका जनरेटर कौन है? 2 है, क्योंकि इवन इंटीजर्स देखा जाए तो सारे एलिमेंट्स 2 से ही स्पैन हो रहे हैं। स्पैन भी कह लीजिए, आपने अलजेब्रा पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा, 2 ही तो जिम्मेदार है इनको बढ़ाने में आगे। अगर आप यूं लिख दें कि अगर इवन इंटीजर के बारे में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इवन इंटीजर का क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपने लिख दिया 2m कोलन किया और इसके बाद आपने लिख दिया m बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब m इंटीजर में बिलोंग कर गया, बस। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? 2 इज रिस्पॉन्सिबल। तो 2 हमारा यहाँ पर जो है जनरेटर हो जाएगा, किसका? इवन इंटीजर्स का। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको। तो आई थिंक ये साइक्लिक ग्रुप पूरा आपको समझ में आ गया है। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि रिमेंबर, ये रिमेंबर भी वही थ्योरम्स के फॉर्म में है। एवरी साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेली, यानी कि अबेली अबेलियन जो पढ़ते हैं आप, ये साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेली होता ही है। ठीक, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रिमेंबर लिखा है, बहुत ज्यादा यूज होंगी। द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, है ना। जैसे पता लगाना हो आपको कि कोई ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबका ऑर्डर निकाल डालिए, सबका ऑर्डर निकाल डालिए, और जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा वो ग्रुप हमारा फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 1 आई माइनस आई है, 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर है, और इसके अंदर एक एलिमेंट आई ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 है। एक खास बात और है, एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर भी सेम होता है, तो जनरेटर हमेशा अकेला नहीं आता है, पेयर में आता है। क्यों? एलिमेंट तो जनरेटर होगा ही होगा, उसका इनवर्स भी जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। The generators of a cyclic group of order n are those all elements a की पावर p, p being prime to n and p greater than 0 less than n। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल i जनरेटर है, i क्यूब भी जनरेटर बन जाएगा। i क्यूब, अब आप कहेंगे i क्यूब कैसे बन गया? वो यूं बन गया कि ऑर्डर ऑफ g कितना है? 4, और n इज इक्वल टू ए प्राइम नंबर टू 4। प्राइम नंबर 4 के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 है रिलेटिवली प्राइम, और ये 3 है रिलेटिवली प्राइम, आपको बताया जा चुका है। मतलब उनके बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। उसको लिखने का तरीका ये है कि a कॉमा बी इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1। ठीक है, तो अब 4 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, और 4 के बाद आया 1 के बाद आया 2, 2 तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 बन जाएगा। 2 लेंगे नहीं, 3, फिर 4 नहीं लेंगे, यानी 2 नहीं ले सकते और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 बन जाएगा या 2 बन जाएगा। 5 लेना नहीं है उससे ऊपर, तो नंबर बचा 1 और 3। तो i की पावर 1 और i तो एक ही बात हुई, i की पावर 3, तो 2 जनरेटर हो गए, यानी एक जनरेटर i की पावर 3 बन गया। इसीलिए आप कह रहे हैं कि द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर दोज ऑल एलिमेंट्स a की पावर p, p बीइंग प्राइम टू n। प्राइम टू n का मतलब रिलेटिवली प्राइम ही होता है। ठीक, इंडिविजुअल प्राइम नहीं कहा जा रहा है कि p इज प्राइम, p बीइंग प्राइम टू n, टू n पे फोकस करिए, मतलब 2 के साथ प्राइम होना, एंड p की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए और n से कम होनी चाहिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बहुत अच्छी थ्योरम है ये कि जितने भी सब ग्रुप बनेंगे साइक्लिक ग्रुप के वो हमेशा साइक्लिक ही होंगे। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। हाँ, फाइनाइट नहीं बन सकता, इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप इनफाइनाइट ही लेना होगा। ठीक, इफ a is generator of a cyclic group g, then a inverse, that is inverse of a is also a generator of the group। ये बात मैंने आपसे कही भी थी, क्लियर। तो अब यहाँ बात एक और आ रही है, छोटी सी है, कि कितने जनरेटर हो सकते हैं। ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर p will have p minus 1 जनरेटर्स। हाँ, ये बात बता दें हम आपको, जैसे ऑर्डर 4 था तो 2 जनरेटर निकले। अब अगर इसके पास ऑर्डर 5 होता, मान लीजिए 5, ठीक, तो इसके कितने और जनरेटर बनते? जैसे a की पावर p बनेंगे जनरेटर, और p एक नंबर है जो 5 से रिलेटिवली हो, तो 1 भी इसका रिलेटिवली प्राइम है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो कितने आ जाएंगे? a की पावर 1 आएगा, a की पावर 2 भी जनरेटर होगा, a की पावर 3 भी जनरेटर होगा और a की पावर
4 भी जनरेटर होगा। तो कुल कितने निकले? 4। तो 5 में से एक गया 4, तो इस 5 को कह सकते हो प्राइम पी। अब पी में से एक निकाल दो तो कितने बचे जनरेटर? पी माइनस 1। यानी अगर प्राइम नंबर पी है, ग्रुप का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? प्राइम। तो उसके जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे वो पी माइनस 1 निकल आएंगे। अभी यूज करेंगे इसको हम लोग आगे, ठीक। तो इस साइक्लिक ग्रुप ऑफ prime order P will have P minus 1 generators. So in a group of prime order, every element except identity will be generator. यानी आइडेंटिटी को छोड़ करके उसमें सारे एलिमेंट जनरेटर होंगे। किसमें? एक ग्रुप में जिसका ऑर्डर एक प्राइम ऑर्डर होगा, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जनरेटर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक सब समझ में आ गया होगा।